Hello students, this is Ajaz Sir's Maths Academy and I am Ansar Sir. Today we have to study gravitational waves. Let us see, we are studying Science 1, Chapter 1, Gravitation, and in that chapter we have to study gravitational waves. See students, not much is given in our textbook about this topic. ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में हमारी टेक्स्ट बुक में ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, फिर भी जितना नहीं भी दिया है तो मैं उससे ज्यादा एडिशनल आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाऊंगा, ध्यान देकर समझना है. एंड लेट अस सी व्हाट ग्रेविटेशनल वेव्स आर. एल्बर्ट आइंस्टाइन in the year 1916 wrote in his theory of relativity, general theory of relativity. Albert Einstein wrote a book. He gave a concept called general theory of relativity. In that book he wrote about gravitational waves. He said कि न्यूटन जो कहता है कि every planet, every object attracts every other object with a gravitational force, तो वो एक अलग एंगल से समझा कर दिया है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने. लेट अस सी वो क्या कहते थे. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में ये कहा था और उसके लगभग 100 साल बाद 215 या 216 में तीन साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया एंड दोस थ्री साइंटिस्ट्स वर गिवन नोबेल प्राइज आल्सो. उन तीनों साइंटिस्ट्स को नोबेल प्राइज भी मिला. उस जमाने में जब 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती है तो लोगों को यकीन नहीं आया था. सी सबसे पहली बात, वेव्स क्या होती है? लहर है ना, जैसे समुद्र में लहर आती है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, ऐसा है ना. अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस. व्हाट इज अ वेव? अ वेव इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस. ऑसिलेटरी यानी वाइब्रेट होने वाला, वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस. A wave is an oscillatory or vibratory disturbance. अगर कोई चीज एक जगह रुकी है और हम उसको डिस्टर्ब कर दें और उसमें वाइब्रेशंस आ जाए या ऑसिलेशंस आ जाए, वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऑसिलेट होने लग जाए, तो हम कहते हैं कि इसमें वेव आ गई है, एक लहर आ गई है. ठीक है. अगर एक तालाब में पानी पड़ा हुआ है, रुका हुआ एक जगह रुका हुआ पानी है, हमने उसमें एक पत्थर फेंक के मार दिया तो उसमें गोल गोल लहर आती है, रिपल्स आते हैं, गोल गोल लहर आती है. अगर आपने देखी हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते, छोटा सर्कल फिर बड़ा सर्कल फिर और बड़ा सर्कल फिर और बड़ा सर्कल, पानी के सरफेस पर गोल गोल लाइंस आ जाती, निशान आ जाते हैं, पीक्स एंड वैलीज आ जाती है, उनको कहते हैं हम सर्कुलर वेव्स, रिपल्स, RIPPLES. नाउ सी ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा. अपने आसपास में स्पेस में ऊपर चारों तरफ जो है एम्प्टी ब्लैंक स्पेस कहते कोई लोग, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि स्पेस जो है उसमें वैक्यूम नहीं, खाली जगह नहीं है, वो वहां पर एक इमेजिनरी रबर शीट की तरह एक मटेरियल है. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इमेजिन किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इमेजिन किया, ही इमेजिन द स्पेस to be like a rubber sheet which can be elongated, जिसको खींचकर लंबा किया जा सकता है. elongated यानी खींचकर लंबा किया जा सकता है, खींचकर लेंथ, elongated यानी रबर शीट whose length and breadth can change, जिसकी लेंथ और ब्रेथ चेंज हो सकती है. ठीक है. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या इमेजिन किया कि जो स्पेस है हमारे आसपास में, जो आजू बाजू में जो जगह है, यहाँ जहाँ एयर दिखाई देगी हमको, या आसमान में ऊपर जहाँ खाली जगह कहते हैं लोग, वैक्यूम कहते हैं, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा हमारे आसपास जो एयर है और जो स्पेस में भी जो खाली जगह दिखती है या वैक्यूम कहते हैं, वो सब इलास्टिक है, वो रबर की शीट की तरह है ना. इमेजिन करना है. रिमेंबर एल्बर्ट आइंस्टाइन की बातों को समझना.
इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो थियरी उन्होंने 1916 में दिए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, वो थियरी को इतने लंबे समय बाद डिटेक्ट किया गया, इतने लंबे समय बाद उसको समझा गया अच्छी तरह से। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन 20th सेंचुरी के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, और इतने बड़े साइंटिस्ट की बोली हुई बात को जल्दी से समझ लेना ये पॉसिबल जनरली नहीं होता है। इसके लिए बहुत दिमाग लगाना होगा, हमें बहुत कोशिश करना होगा। तो लेट अस सी, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले क्या कहा। इमेजिन करो कि जो स्पेस है, स्पेस यानी हमारे आजू बाजू की जो जगह है, और आसमान में ऊपर अंतरिक्ष में जो जगह है, वो जगह कैसी बनी हुई है। हम कहते हैं कि ये आसपास की जगह में एयर भरी हुई है ना। हम कहते हैं कि हमारे आजू बाजू में आसपास चारों तरफ एयर है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा हमारे चारों तरफ एक एयर जो है, उस एयर को या ऊपर जो वैक्यूम है उसको ऐसा इमेजिन करना है जैसा कि वो एक रबर शीट है। हालांकि दुनिया तो 3 डायमेंशनल है, दुनिया 3 डायमेंशनल है, दुनिया लेंथ भी होती है, यहाँ ये क्लासरूम में लेंथ भी, ये क्लासरूम की लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और ये क्लासरूम की हाइट भी है। तो क्लास की लेंथ होती है, क्लास की ब्रेथ होती है, और क्लासरूम की हाइट भी होती है। तो क्लासरूम 3 डायमेंशनल है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। लेकिन एक जो शीट होती है, एक रबर शीट जो होती है, वो तो सिर्फ 2 डायमेंशनल होती है, क्योंकि रबर शीट की सिर्फ लेंथ रह सकती है और ब्रेथ रह सकती है। रबर शीट की सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। दिस इज अ रबर शीट। इमेजिन कर लो कि मेरे हाथ में एक चादर है, ठीक है। इमेजिन करो कि मेरे हाथ में एक चादर है, और उस चादर पर मैंने एक भारी ऑब्जेक्ट रख दिया। मेरे हाथ में एक शीट रखी है, एक रबर शीट या चादर रखी है, रबर से बनी हुई, नरम नरम है और वाइब्रेट भी हो सकती है, रबर की बनी हुई है क्योंकि वो। तो उस पर मैंने एक भारी ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया। न्यूटन ने क्या कहा था कि द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, है ना। केपलर ने कहा था कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में होते हैं, लेकिन सन के चक्कर तो लगाते हैं। तो ये क्यों लगाते हैं चक्कर, इसका एक्सप्लेनेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कैसे दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि हालांकि दुनिया 3 डायमेंशनल है, लेकिन हमको इमेजिन, उन्होंने 4th डायमेंशन की भी बात की, वो आपको नहीं समझ में आएगा इसलिए मैं नहीं समझाता हूँ, कि हमको इमेजिन करना है कि ये दुनिया एक रबर की शीट की तरह है, रबर की एक चादर है, रबर से बनी हुई एक शीट है, चादर है। जैसे वो पैर पोंछने का आता है रबर का बना हुआ, वैसे एक शीट है, और ये पतली भी है। तो यहाँ पर अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट इस पर गिर जाए, एक रबर की शीट पर कोई भारी ऑब्जेक्ट गिर जाए, तो वहां पर क्या होगा, एक डाउन डिप्रेशन बन जाएगा, वहां पर एक गड्ढा जैसा बन जाएगा। अब इसको इमेजिन, एक्चुअली इस चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है। मेरे साथ में कोई एक जन और चाहिए था, तो मैं आपको शायद इसका डेमो करके दिखाता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो दुनिया है, स्पेस जो है, स्पेस इज लाइक दिस, स्पेस इस तरह है, शीट की तरह, चादर की तरह। और इस चादर पर अगर मैं यहाँ पर कोई भारी ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, जैसे ये डस्टर मैंने यहाँ रख दिया, तो जहां मैंने डस्टर रख दिया वहां पर एक गड्ढा जैसा हो जाएगा, बाकी जगह हाइट पर, ऊंचाई पर रहेगी, और जहां मैंने एक डस्टर रख दिया वहां पर डिप्रेशन होगा। मैं ये आपको और डिटेल में एक एनिमेशन के थ्रू भी समझा दूंगा, या तो इफ यू कैन नॉट इमेजिन आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू यू विद एन एनिमेशन ऑल्सो। मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू समझा दूंगा। पहले कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही समझा दूं, फिर मैं एक एनिमेशन के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा कि ये रबर शीट से बनी हुई स्पेस है, और इसके ऊपर ये सन है, दिस इज द सन। अब एक्चुअली ये रबर शीट जो है ये बोर्ड पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है आपको, ये आड़ी है, हॉरिजॉन्टल है, रबर शीट हॉरिजॉन्टल है। आप ऐसा इमेजिन कर लो, इसका एक एग्जांपल है। इमेजिन ऐसा करो कि किसी के घर में शादी का प्रोग्राम है, और उसके घर में एक मंडप बनाया गया है। मंडप समझते हैं आपको, पेंडॉल, मंडप, शादी का मंडप बनाया गया है, और शादी के मंडप के सामने कुछ बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे थे, और उनके पास एक भारी कॉर्क बॉल है, भारी पत्थर वाला बॉल आता है, तो एक पत्थर वाला गोल बॉल से खेल रहे हैं।
और एक लड़के ने बैट से मारा बॉल को और बॉल सीधा जाके वो मंडप के ऊपर गिर गया, छत पर, मंडप की छत पर। तो जहां बॉल गिरा वहां पर क्या होगा, आप इमेजिन करो वहां का शेप कैसा बन जाएगा। बाकी जगह का मंडप स्ट्रेट रहेगा, टाइट रहेगा, लेकिन जहां पर बॉल गिरा है वहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गड्ढा जैसा हो जाएगा, थोड़ा सा, है ना, हल्का सा एक गड्ढा जैसा, डाउनवर्ड डिप्रेशन जैसा एरिया बन जाएगा, वहां गड्ढा हो जाएगा थोड़ा सा। पर्दा फटा नहीं, सिर्फ पर्दा नीचे आ गया, झोल कहते हैं जिसे, थोड़ा वो नीचे लपक गया पर्दा, ठीक है, जो मंडप था वो थोड़ा नीचे लपक जाएगा। किस लिए, क्योंकि उस पर बोझ पड़ गया, उस पर भार आ गया, हेवी भार पड़ गया उस पर। अब फिर वो लड़कों ने सोचा, खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, कि हमारा जो कड़क वाला बॉल था, कॉर्क बॉल जो था, वो तो जाके ऊपर गिर गया, चलो एक काम करते हैं, आप प्लास्टिक बॉल से क्रिकेट मैच खेल लेते हैं। वो बॉल तो निकाल नहीं सकते इतने ऊपर, मंडप पे कोई चढ़ेगा तो मंडप गिर जाएगा या मंडप फट जाएगा, तो उन्होंने प्लास्टिक बॉल से खेलना चालू किया। फिर एक लड़के ने प्लास्टिक बॉल से फेंक के मारा, तो पहले यहाँ पर कौन सा बॉल जाके गिरा था, कॉर्क बॉल, ठीक है। तो ये ऐसा इमेजिन करो, यहाँ पर कॉर्क बॉल जाके गिरा था, तो कॉर्क बॉल के गिरने के कारण यहाँ का मंडप थोड़ा ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, गड्ढा जैसा हो गया था, यानी नीचे आ गया था। और कॉर्क बॉल कहाँ आ गया, ये नीचे आ गया, और ये जो मंडप है इसका शेप ऐसा हो गया, यानी थोड़ा नीचे झोल आ गया उसमें, इमेजिन करना है आपको। और उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने प्लास्टिक बॉल से खेला और प्लास्टिक बॉल गया, तो प्लास्टिक बॉल यहाँ आके गिर गया। अब इसके आसपास में कैसा था, गोल डाउनवर्ड एरिया था, एक डिप्रेशन एरिया, तो उसके कारण क्या हुआ, ये जो प्लास्टिक बॉल है गोल 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 स्पाइरल पाथ में गोल गोल घूमते 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 वो बॉल से आके मिल गया। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल क्या दूं, कि मंडप नीचे झोल खा गया, उसके बाजू में एक बॉल गिरा, तो बॉल क्या होगा मालूम है, घसरते हुए आएगा, क्योंकि कॉर्क बॉल जो पहला वाला बॉल गया उसने गड्ढा बना दिया था, गड्ढा यानी झोल, डिप्रेशन बना दिया था, उसको नीचे धंसा दिया था मंडप को बॉल ने, उसके हेवीनेस के कारण, उसके भार के कारण। अब उसके ऊपर क्या हुआ कि एक प्लास्टिक बॉल आया, और प्लास्टिक बॉल भी जो है, वो प्लास्टिक बॉल इधर उधर भागने के बजाय, क्योंकि वो प्लास्टिक बॉल को एक धंसा हुआ पोर्शन दिखा, एक नीचे धंसा हुआ पोर्शन दिखाई दिया, गड्ढा जैसा दिखाई दिया, तो गड्ढे के कारण क्या हुआ, वो प्लास्टिक बॉल भी घसरते हुए गोल गोल घूमते 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 वो प्लास्टिक बॉल उस कॉर्क बॉल से जाकर मिल गया। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कॉर्क बॉल और प्लास्टिक बॉल आपस में टकराए, और उनके टकराने से क्या हुआ, मंडप में हल्के से वाइब्रेशन आने लगे। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो लड़कों को लगा कि अब ये दो बॉल्स ऊपर चले गए, अब तो हमारे पास खेलने के लिए कुछ है नहीं, तो इन्होंने क्या किया, एक छोटे बच्चे को लिया, 3 साल 5 साल मान लो, 5 साल के एक बच्चे को उन्होंने कंधे पर चढ़ा के उस मंडप के ऊपर चढ़ा दिया। तो वो 5 साल का बच्चा मंडप पर चढ़ गया, और उस कपड़े पर, जो हॉरिजॉन्टल कपड़ा रखा हुआ है मंडप का जो छत है, उस पर वो लड़का चल रहा है कपड़े के ऊपर। और हमको इमेजिन करना है कि कपड़ा इतना मजबूत है कि ये कपड़ा फटता नहीं है, कितना भी भारी बोझ आ जाए, कपड़ा झोल खाएगा, नीचे दबेगा, धंसेगा नीचे, लेकिन फटेगा नहीं। उस कपड़े के ऊपर में क्या हो रहा, वो लड़का चल रहा है। अब वो लड़के के चलने के कारण क्या होगा, वो कपड़ा वाइब्रेट हो रहा, लड़के ने पैर कहीं और रखा किनारे पर, लेकिन वो बॉल जो है वो हिलने लग गया। फिर लड़के ने दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, ऐसा वो चलने लगा, तो उसके चलने से वाइब्रेशंस पैदा हो रहे, वो पर्दा हिल रहा है ना, जो छत के ऊपर जो मंडप लगा हुआ है, वो मंडप की छत हिल रही है उस लड़के के चलने के कारण। तो इसी तरह से जब स्पेस में एक हेवनली बॉडी, सन या ब्लैक होल्स जब आपस में एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, या एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल से जाकर टकरा जाता है, तो उसके कारण स्पेस का जो पर्दा है, स्पेस का जो छत है, यानी इमेजिनरी जो रबर शीट है, इमेजिनरी जो पर्दे की छत है, इमेजिनरी जो मंडप की छत है, वो हिलने लग जाती, वो वाइब्रेट होती, और उस पर्दे में, उस छत में, उस मंडप में, ऊपर में छत में धीरे धीरे हल्के हल्के वाइब्रेशंस आते हैं, वो मंडप थोड़ा थोड़ा हिलता है। जब उसके ऊपर कोई लड़का चल रहा हो, या जब कोई भारी चीज उस पर गिर जाए, तो वो मंडप हिलने लगता है। उस हिलने को कहते हैं, उसके हिलने के कारण वाइब्रेशंस पैदा होते हैं मंडप की छत में। तो मंडप की छत में जो वाइब्रेशंस पैदा हो रहे हैं, वो वाइब्रेशंस को ही, वैसे वाइब्रेशन स्पेस में भी होते हैं। कब होते हैं, जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाए, या
जब कोई हेवनली बॉडी, कोई भारी ऑब्जेक्ट जैसे कि सन या अर्थ अगर स्पेस में हिल रहे हो, घूम रहे हो या कोई टकरा जाते हो, अगर वैसे तो जनरली नहीं टकराते, एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल से मिल गया या और कुछ हेवनली बॉडीज हिलती है तो उनके हिलने के कारण वाइब्रेशंस पैदा होते हैं और वो वाइब्रेशंस वैक्यूम में से या एयर में से ऐसे ऐसे हिलते हुए ट्रेवल करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई वाइब्रेशंस की एक लहर आती है और उस लहर को अर्थ पे डिटेक्ट किया जाता है। कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो उसके लिए एक अरेंजमेंट तैयार किया गया, वो मैं आपको एनिमेटेड वीडियो के थ्रू समझाता हूँ। पहले आप ये समझ के रख लो कि एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का जो हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, जो 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में दिया हुआ है। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। इंटरफियरेंस ऑफ लाइट आपको मालूम है एक, अब देखो ये कॉन्सेप्ट इसलिए आपको नहीं समझ में आया क्योंकि इसमें बहुत डिटेल्स है और वो डिटेल्स कहाँ दी है? 12th स्टैंडर्ड में दी हुई है। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, नॉट अ क्रिकेट प्लेयर। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने कहा कि लाइट ऐसे चलता है, लाइट ऐसे चलता है। अगर मेरे पास एक लेजर लाइट है और मैं टॉर्च या लेजर लाइट आपकी तरफ चमका रहा हूं तो उसमें से जो लाइट निकलेगा वो लाइट की वेव्स ऐसी चलेगी। समुद्र में कैसे हाई टाइड लो टाइड्स आती है, उसी तरह लाइट ऐसे ट्रेवल करता है। मैंने एक लेजर लाइट लिया, उसका उजाला किया तो रेड कलर का लाइट ऐसे जा रहा है। दूसरा लेजर लाइट लिया मैंने, उसका उजाला मैंने ऐसे चमकाया। अब आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है इसको पीक जो रहता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं और जो नीचे डाउन रहता है डिप्रेशन इसको TROUGH ट्रोफ बोलते हैं। ये 9th स्टैंडर्ड में था। ट्रांसवर्स वेव्स, एंड रिमेंबर लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। तो लाइट में लाइट सांप की तरह चलता है, ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो लाइट ऐसा सांप की तरह चलता है। और ये एक सांप ऊपर चला गया, लाइट चला गया, लाइट ये लेजर बीम है और ये दूसरी लेजर बीम है। ये दूसरा लेजर लाइट, दूसरी लेजर बीम, दूसरा लेजर लाइट से चमकाया हुआ उजाला। ये दोनों उजाले जो है ये एक बीम ऑफ लाइट है, प्रकाश की एक किरण है और ये नीचे वाली भी प्रकाश की एक किरण है। ये दोनों लेजर बीम अगर यहाँ आके कहीं आपस में मिल जाते हैं तो इनके मिलने के दो तरीके हो सकते हैं। इनके मिलने के दो तरीके हो सकते हैं। कैसे? अगर ये इस तरह से मिलते हैं यहां आकर एक जगह, इनकी जब मुलाकात होती है तो इस तरह मुलाकात होती है। इस तरह मुलाकात हुई कि ऊपर वाली जो किरण थी प्रकाश की, ऊपर वाली जो वेव थी उसका क्रेस्ट आया और नीचे वाली वेव का ट्रोफ आया। तो पता है क्या होगा? यहां पर अंधेरा होगा, डार्कनेस। यानी दो लेजर लाइट से हमारे पास दो प्रकाश की किरणें आ रही है। ठीक है, दिस इज वन लेजर, सेकंड लेजर और ये फर्स्ट लेजर। दो लेजर लाइट है हमारे पास, इससे एक प्रकाश की किरण आ रही है, इससे एक लाइट वेव जा रही है, इससे भी एक लाइट की वेव आ रही है। और जब ये दो वेव, ये वाली वेव का क्रेस्ट और ये वाली वेव का ट्रोफ एक जगह आके आपस में टकराते, इंटरफियर होते। इंटरफियर होना यानी एक दूसरे में दखल देना, एक दूसरे में मिक्स होना। तो जब लाइट ऐसा होता है, एक दूसरे में इंटरफियर होता है तो यहाँ अंधेरा आ जाता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? अगर ऐसा होता है कि ये एक लाइट की वेव है, प्रकाश की किरण ऐसी, और ये दूसरी प्रकाश की किरण है, ये दूसरी लाइट वेव है। अगर ये ऐसी जा रही है और ये एक जगह आके टकराती है और जिस जगह ये टकराई दोनों आके, उस जगह पर ये पहली वेव का भी क्रेस्ट था और दूसरी वेव का भी क्रेस्ट था। तो जब दो वेव्स का क्रेस्ट और क्रेस्ट साथ में आता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ जाता है, मोर ब्राइट, यानी ब्राइटर हो जाता है ये, मोर ब्राइटनेस, यहाँ पर ज्यादा उजाला आता है। ऐसा सच में होता है कि दो लेजर लाइट है, दोनों का उजाला एक ही जगह चमका रहे, लेकिन उजाला आने के बदले अंधेरा आ रहा। साइंस कहता है ये पॉसिबल है, फिजिक्स में ऐसा पॉसिबल है, ऐसा प्रैक्टिकल भी किया जाता है। थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट ने ऐसा प्रैक्टिकल कर चुके हैं। उन्होंने
एक खड्डा लिए थे और उस खड्डे में 2 होल्स किए थे उन्होंने, एक ऐसा होल किए बहुत बारीक सा और एक दूसरा होल किए बहुत बारीक सा। ये 2 होल्स में से लाइट पास की उन्होंने, और स्क्रीन, ये भी मत समझो एक्चुअली वो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारे सिलेबस में, इतना सा सिर्फ वो नाम दिया उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, बहुत डिटेल नहीं दिए, बट क्योंकि आपको समझने में इंटरेस्ट है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, लेकिन और भी बहुत डिटेल में समझाऊंगा तो वो आपको कहीं बर्डन न बन जाए। तो लाइट में क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक जन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से लेजर बीम लाइट चमका रहा है और एक जन राइट हैंड साइड की तरफ से लेजर बीम चमका रहा है, लाइट चमका रहा है, और जब दोनों का लाइट मिल जाए तो बीच में अंधेरा हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। साइंस कहता है, फिजिक्स कहता है दिस इज पॉसिबल। अगर मेरे हाथ में एक लेजर लाइट है और आपके हाथ में एक लेजर लाइट है और अपन दोनों लोग एक कोई पॉइंट है, कोई बिंदु डिसाइड कर लेते दीवार पर कि चलो आप भी दीवार पर उजाला चमकाओ और मैं भी उसी जगह पर उजाला चमकाऊंगा, तो आपने लाइट चमकाए, आपके पास सिंगल एक लेजर लाइट था, आपने बोर्ड पर उजाला चमकाया तो यहाँ पर लाइट दिख रहा, रेड कलर का लाइट का बिंदु दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा, क्योंकि आपने लेजर लाइट चमकाया। अब मेरी बारी है, मैं आपके बाजू में खड़ा हो गया और मैंने भी एक लेजर लाइट का उजाला चमकाया और ये यहाँ पर ही चमकाया, जहां आपका उजाला आ रहा है वहां मैंने भी उजाला चमकाया, तो पता है दोनों का उजाला मिक्स होके यहाँ पर अंधेरा भी बन सकता है, यानी आपका भी उजाला गायब हो जाएगा और मेरा भी उजाला गायब हो जाएगा। और जब मैं अपना टॉर्च बंद कर दूंगा, लेजर बंद कर दूंगा, तो आपका उजाला दिखेगा, और जब आप आपका लाइट बंद कर देंगे, टॉर्च बंद कर देंगे, लेजर बंद कर देंगे, तो मेरा उजाला दिखाई देगा यहाँ रेड कलर का। लेकिन अपन दोनों का लाइट अगर चालू करेंगे एक साथ और दोनों का लाइट एक जगह आ रहा, तो यहाँ पर 2 बातें हो सकती है, या तो बहुत डार्क अंधेरा हो जाएगा यानी कि दोनों का भी उजाला नहीं दिखेगा, कोई कहेगा कि ना तो अंसार साहब टॉर्च चमका रहे ना तो किसी कोई और टॉर्च चमका रहा है, यहाँ पर किसी का उजाला नहीं आ रहा, अंधेरा दिखाई देगा, मतलब अंधेरा मतलब दोनों का उजाला गायब हो जाएगा, ना आपका रेड लाइट का उजाला दिखेगा ना मेरा रेड लाइट दिखेगा, यहाँ ओनली ऑर्डिनरी ये जो व्हाइट, ये जो बैकग्राउंड लाइट चालू है बस वही दिखेगा। और दूसरी बात ये है, और ऐसा कब होगा, आपके लाइट को मेरा लाइट कब कैंसिल कर देगा, जब आपके लेजर लाइट से क्या निकला, आपके पास जो लेजर लाइट था, ऐसा लेजर लाइट, उसमें से लाइट की एक वेव निकली, लाइट की एक लहर निकली, वो ऐसी आई और उसका क्रेस्ट जाके बोर्ड पे दीवार पे टकराया, और मैंने मेरा लेजर लाइट चालू किया और मेरे लेजर लाइट से भी लाइट की वेव्स निकली, ऐसी उल्टी निकली, लेकिन देखो आपकी तरफ से क्रेस्ट पहले निकला था, मेरे लेजर लाइट में से ट्रोफ पहले निकला, ये वाला, ये डाउन वाला ट्रोफ पहले निकला, तो आपके लाइट से क्रेस्ट पहले निकला, मेरे टॉर्च से ट्रोफ पहले निकला, और ये दोनों जाकर दीवार पर ऐसे मिले कि आपके लाइट की वेव का क्रेस्ट और मेरे लाइट की वेव का ट्रोफ मिला, तो ऐसे समय दोनों का लाइट एक दूसरे को कैंसिल करके यहां हो जाता है अंधेरा, डार्कनेस। और दूसरी बात ये होती है कि ये सेकंड कंडीशन, आपके टॉर्च से एक उजाला निकला, लेजर लाइट निकली, वेव निकली, और पहले क्या निकला, आपके लेजर लाइट से क्रेस्ट निकला, और मैंने अपना लेजर लाइट चालू किया तो मेरे भी लेजर लाइट से क्या निकला, सबसे पहले क्रेस्ट निकला। आपने जहां उजाला चमकाया, जिस दीवार पर, जिस बोर्ड पर, मैंने भी वहीं पर उजाला चमकाया, और अपन दोनों का लाइट चमकाया हुआ साथ साथ में जा रहा है, मेरा क्रेस्ट आपका क्रेस्ट, मेरा ट्रोफ आपका ट्रोफ, क्रेस्ट ट्रोफ क्रेस्ट ट्रोफ दोनों साथ साथ में गए, और दीवार पर जब मिले तो आपका चमकाया हुआ क्रेस्ट और मेरा चमकाया हुआ क्रेस्ट दोनों एक साथ आके मिले, तो यहाँ पर दोनों का क्रेस्ट और क्रेस्ट मिला तो उजाला बहुत बढ़ जाएगा, यानी यहाँ रेड लाइट दिखेगा लेकिन बहुत ब्राइट रेड लाइट दिखेगा, ऐसा लगेगा एक लाइट की 4 लाइट चालू है यहाँ पर, हालांकि कितने लाइट है अपने, 2 है, एक आपका लेजर लाइट है, एक मेरा लेजर लाइट है, दोनों का लेजर लाइट का उजाला आ रहा, तो ऐसा डबल उजाला दिखना चाहिए, तो वो डबल नहीं दिखता, 4 टाइम्स ज्यादा उजाला दिखाई देता है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी के 4 टाइम्स क्यों दिखता वगैरह वगैरह, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसकी डिटेल्स अगर आपको पढ़ना है तो जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, तो ये सब आपको डिटेल में वहां मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक क्रेस्ट आया, दूसरा भी क्रेस्ट आया, और लाइट की दोनों वेव्स, लाइट की दोनों लहर यहाँ मिक्स होगी। रिमेंबर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि लाइट ऐसे चलता है सांप की तरह, और जब लाइट सांप की तरह चल रहा है, लेजर लाइट है रेड कलर का, तो रेड लाइट ऐसा ऐसा चल रहा है, आपका लेजर लाइट रेड वाला क्रेस्ट पहुंचा दीवार पर और मेरा ट्रोफ पहुंचा, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर दोनों का क्रेस्ट एक साथ पहुंचा तो यहाँ ब्राइटनेस बहुत बढ़ जाएगा,
तो जहां ब्राइटनेस बहुत बढ़ जाता उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ये जो लाइट एक दूसरे से मिल जा रहा है ना, तो लाइट के एक दूसरे में मिल जाने को, एक दूसरे में दखल करने को कहते हैं इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, लाइट का एक दूसरे में मिक्स हो जाना। तो इंटरफियरेंस दो टाइप्स का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, कंस्ट्रक्टिव यानी मैंने जो भेजा क्रेस्ट और आपने जो भेजे क्रेस्ट एक साथ मिल गए तो ब्राइटनेस बढ़ गया। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है, वैसे भी कंस्ट्रक्ट करना है किसी चीज को जोड़ना, मिलाना, बनाना, अच्छा काम करना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के कारण दोनों लाइट आपस में मिलकर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस पैदा करते हैं। और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है आपकी जो लाइट की वेव है उसको मेरी लाइट की वेव डिस्ट्रॉय कर देंगी, नष्ट कर देंगी, विनाश कर देंगी, और यहाँ पर कुछ भी उजाला नहीं मिलेगा। और ऐसा पॉसिबल है कि दो जगह से लाइट आ रहा और दोनों जगह का लाइट मिलकर तो उजाला बढ़ जाना चाहिए, उल्टे का यहाँ क्या हो रहा, अंधेरा पैदा हो जा रहा। कब होता है, जब एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रोफ आपस में मिल जाए तो होता है। समझ गए? हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि जब मैं आपको एनिमेटेड वीडियो समझाऊंगा तो उसमें ये लाइट की वेव्स आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, ये नीचे वाला जो है दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के कारण क्या होता है, ब्राइटनेस दिखाई देता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के कारण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के कारण ब्राइटनेस ज्यादा दिखाई देता है। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ऊपर वाला, एक दूसरे के लाइट को कैंसिल कर देते हैं। तो ये एक चीज समझ लो। और अब बाकी जो चीज है वो मैं एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा इसी लेक्चर में। और बट दूसरी चीज ये है कि हमारी टेक्स्ट बुक में इतनी कम इंफॉर्मेशन दी है, और जो लाइगो है, लाइगो अमेरिका में, यूएसए में दो जगह है, ये दो जगह पर ये बनाया गया है लाइगो, और इससे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लाइगो? लेजर इंटरफियरोमीटर। इंटरफियरोमीटर का मतलब क्या है, लेजर लाइट आपस में इंटरफियर होगा, एक दूसरे में मिक्स होगा, तो उसको गिनेगा। मीटर यानी मेजर, जियोमीटर ज्योमेट्री, अर्थ को गिनने वाला साइंस है ना। मीटर यानी हमेशा गिनना होता है, मेजर। तो लेजर लाइट आपस में इंटरफियर होगा, एक दूसरे में मिक्स होगा, तो उसको गिनने वाला ग्रेविटेशनल वेव्स, और उससे ये पता करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स को, ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी यानी लेबोरेटरी, ऐसी लेबोरेटरी जहां पर ग्रेविटेशनल वेव्स को देखा जाता है, देखा है ना, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है, महसूस किया जाता है, पता किया जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर ये स्पेस है, अगर ये रबर शीट है, मैं आपको बेटर होगा मैं एनिमेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा। यहां तक कहानी क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। अब बाकी हम अब आने वाले ये देखो वीडियो, एनिमेटेड वीडियो के थ्रू मैं आपको आगे का फर्दर एक्सप्लेनेशन दूंगा। हमारी टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ लाइगो का नाम दिया हुआ है, और ग्रेविटेशनल वेव्स नया कॉन्सेप्ट है, इस पर अभी अभी रिसर्च हुआ, ऐसा बताया गया है। 2016 में इसके ऊपर 2016 में नोबेल प्राइज मिला है साइंटिस्ट लोगों को। अब देखो आज का ये क्या है, प्रेजेंट इज 2020, तो अभी ये सब डिस्कवरी और ये सब कॉन्सेप्ट को सच में डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ 4 साल हुए, इसलिए हमारी टेक्स्ट बुक ने इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है। बट मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दूं और ये कॉन्सेप्ट समझा दूं। ठीक है, तो ठीक है, बी रेडी टू ये एनिमेटेड वीडियो को ध्यान से देखो और समझो। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछोगे। चलो, थैंक यू वेरी मच। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में प्रेडिक्ट किए थे कि और ये इसके समझना भी मुश्किल था लोगों के लिए उस समय। ग्रेविटेशनल वेव्स अर्थ पर फील्ड डिटेक्ट की जा सकती है। हैंफर्ड एंड लिविंगस्टोन में 2 इसकी ऑब्जर्वेटरीज बनी हैं। 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइजेस भी मिल चुके हैं 2017 में ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करने के लिए। 2 बाइनरी
ब्लैक होल्स एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं और इसके कारण ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट हो रही है। विज्ञान की खोज हम कर रहे हैं। देखो ये ग्रेविटेशनल वेव्स एनर्जी कैरी करती है, जैसे समुद्र की लहरें आगे वेव्स भेजती है, पानी के ऊपर वेव्स आती है, उसी तरह ये भी रिपल्स प्रोड्यूस करती है स्पेस में। अगर दो बाइनरी स्टार्स या दो बाइनरी ब्लैक होल्स एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हो तो कई लाखों साल पहले दो बाइनरी ब्लैक होल्स एक दूसरे का चक्कर लगा रहे थे और वो एक दूसरे से जाकर मिले, तो इसके कारण बहुत सारी ग्रेविटेशनल वेव्स बनी और वो ग्रेविटेशनल वेव्स कई बरसों से, लाखों साल से ट्रैवल होती हुई आकर अर्थ में 14 सितंबर 2015 को वो वेव्स को डिटेक्ट किया गया। ये वेव्स देखिए, हल्का हल्की वेव्स दिखाई दे रही है आपको। ये वेव्स हम अर्थ पर डिटेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए हमने बनाया है लेज़र इंटरफियरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टर ऑब्जर्वेटरी। इसमें एक लेज़र सोर्स है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है और उसमें से लेज़र लाइट निकलेगा। आगे मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। लिविंगस्टोन एंड हैनफोर्ड में ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई है, यूएसए में 2 जगह ये देखा गया है। बहुत बड़े एरिया में ऐसी ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई है। 2 वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं इसमें, एक के 4 किलोमीटर लंबा एक वैक्यूम ट्यूब, दूसरा 4 किलोमीटर एक लंबा वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट के एंड में भी फर्स्ट मिरर लगा है, सेकंड ट्यूब के एंड में सेकंड मिरर लगा है। एक फोटो डिटेक्टर है, वो लाइट को डिटेक्ट करेगा, लेज़र से लाइट निकलेगा, लेज़र लाइट। और स्प्लिट जो है उसमें से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर फर्स्ट मिरर में जाएगा और कुछ लाइट ट्रांसमिट होकर सेकंड मिरर में जाएगा। देखो कैसे काम करता है। इसमें से लेज़र लाइट निकला, वहाँ स्प्लिट हुआ, एक रिफ्लेक्ट हुआ, एक ट्रांसमिट हुआ, एक फर्स्ट मिरर में जा रहा है और एक सेकंड मिरर में जा रहा है। वहाँ से दोनों वेव्स फिर टकरा कर वापस आएगी। ये देखो दोनों वेव्स जा रही है। अब ये दोनों मिरर से ये वेव्स 4 किलोमीटर दूर से टकरा कर वापस आ रही है। 2002 से ऐसे ही होता आ रहा था कि दोनों वेव्स टकरा कर वापस आती थी और फिर इनका ये दोनों वेव्स देखो, 2 रिफ्लेक्टेड वेव्स जो है एक जगह आकर इंटरफियर हो रही है, एक दूसरे में दखल हो रही है। और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस जैसे मैंने आपको वीडियो में समझाया, क्रेस्ट एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रोप, एक का ट्रोप दूसरे का क्रेस्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देती और लाइट इस तरह से कैंसिल हो जा रहा है और डिटेक्टर में कुछ भी लाइट नहीं जा रहा। तो 2002 से ऐसे ही हो रहा। लेकिन लाखों साल पहले जो 2 ब्लैक होल्स एक दूसरे में मिक्स हो गए थे, उसके कारण जो वेव्स निकली थी वो वेव्स 14 सितंबर 2015 को हमारे लाइगो ने उसे डिटेक्ट किया। इसके कारण क्या हुआ, ये जो वेव्स जब यहाँ आई तो 4 किलोमीटर वाला स्पेस 3 किलोमीटर हो जा रहा था, कभी कभी 5 किलोमीटर हो जा रहा था। तो इनके बीच का डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा था। तो जो वैक्यूम ट्यूब्स थे वो कभी लंबे हो जा रहे, कभी छोटे हो जा रहे। उनके कारण फिर ये जो वेव्स डिटेक्ट की तो कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था तो लाइट आता था, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता तो लाइट नहीं आता। लाइट आने और जाने की फ्रीक्वेंसी कितने देर के बाद हो रही, उससे हमने पता कर लिया कि वेव्स की, ग्रेविटेशनल वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर हमको ऐसे ग्रेविटेशनल वेव्स की फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाए तो आगे हम बहुत कुछ हिस्ट्री पता कर सकते हैं और उस पर क्या क्या हो चुका है। ये देखो रबर शीट की तरफ वाइब्रेट होती हुई। ऐसा ही लाइगो हमारे इंडिया में भी बनाया गया है, बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जा रहा है। इसका नाम इंडिगो दिया गया है। अब हम इंडिया में भी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सकेंगे।